रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले भी दो पेंशन स्कीम चलाई जा रही थी। पहली ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। लेकिन ये दोनों ही पेंशन स्कीम कई सालों से क्रिटिसिज्म का सामना कर रही थी। लोग काफी वक्त से इसका विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना था कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए, लेकिन सरकार ने नहले पे दहला मार दिया और यूपीएस को लॉन्च कर दिया। और बात अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में की जाए तो इसे सरकारी कर्मचारी काफी पसंद करते थे। वजह थी आखिरी वेतन के आधार पर अश्योर्ड पेंशन। इसके बाद इस योजना को बदलकर नई पेंशन स्कीम लागू की गई, एनपीएस, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी हो गई। दरअसल एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर के सपोर्ट से एक फंड बनता है जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें पेंशन का अमाउंट फिक्स नहीं होता। लेकिन अब सरकार यूपीएस लेकर आई है और दावा कर रही है कि पिछली एनपीएस में आ रही तमाम शिकायतों को दूर कर दिया गया है। इस स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही अश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है और इसे 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन का अमाउंट फिक्स होगा, यहां तक कि यह फैमिली के लिए भी अश्योर्ड पेंशन का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। यही नहीं, इसमें बढ़ते जमाने की महंगाई के मुताबिक पेंशन में एडजस्टमेंट का प्रावधान भी है। दरअसल यूपीएस एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसे एक बैलेंस स्कीम की तरह देखा जा रहा है। अब तक हमने जाना यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस के बारे में। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इस बदलते वक्त के साथ साथ तीनों में क्या क्या बदला। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनना होता है। हालांकि इसके अलावा कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू है। पर अगर बात यूपीएस की जाए तो इसमें सरकार के द्वारा कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी पूरा कर रहा हो। रिटायर होने के बाद उसे पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस स्कीम में अश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स ने 10 साल नौकरी की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब इसमें एक और अच्छी बात है, वो ये कि इस स्कीम में फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है, जिसके मुताबिक अगर रिटायर होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। यही नहीं, यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, जो कर्मचारी के हर 6 महीने की नौकरी का बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर दिया जाएगा, जिसे ग्रेचुइटी का नाम दिया गया है। और यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ाने का प्रावधान भी है, जिसे इंडेक्स से जोड़ा गया है। और आपको यह भी बता दें कि यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। इससे 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। लेकिन शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि यूपीएस तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन एनपीएस प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों के लिए है। हालांकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटेड पेंशन का प्रावधान नहीं है, पर ओपीएस आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देता है। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, पर अब जरा इसे भी समझिए। यूपीएस और ओपीएस एक सेफ स्कीम है, वहीं एनपीएस शेयर बाजार से लिंक है। यूपीएस में एनपीएस की तरह ही सैलरी का 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए कटेगा। हालांकि इसमें सरकार का योगदान 18.5% का होगा, जो कि पहले 14% का हुआ करता था, और ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती थी। पर एनपीएस में टोटल डिपॉजिट अमाउंट पर 60% रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट निकाला जा सकता था और 40% एन्युटी के लिए रखा जा सकता था। यूपीएस और ओपीएस में पेंशन पाने के लिए कोई निवेश नहीं करना होता है, लेकिन एनपीएस में फंड का 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यूपीएस और ओपीएस में इंडेक्स का फायदा मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में 10 साल नौकरी करने पर 10,000 हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर ओपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान दिया गया है। चलिए, अब ये तो बात हुई तीनों तरह के पेंशन के अंतर की, साथ ही आपको ये भी पता लग गया कि भारत में पेंशन कितनी तरह की होती है। अब आप ये भी जानिए कि एनपीएस को शुरू क्यों किया गया था। साथ ही हम उस पर भी बात करेंगे कि ओपीएस और एनपीएस के बीच में अंतर क्या है। एनपीएस को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी योजना के रूप में तैयार किया गया था। बाद में 2009 में इसे दूसरे सेक्टर्स के लिए लाया गया। एनपीएस सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है और इसे रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म और वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है। एनपीएस पेंशन की गारंटी देता है और इन्वेस्टमेंट से इसके प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ते हैं।
रिटायरमेंट के बाद एक सब्सक्राइबर अपने जमा किए गए फंड का एक हिस्सा निकाल सकता है, लेकिन बाकी अमाउंट मंथली इनकम के रूप में दिया जाता है, जिसे रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम बनी रहती है और पेंशन इसी को कहा जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि एनपीएस को 2 टियरों में डिवाइड किया गया है, जिसे टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट का नाम दिया गया है। टियर 1 अकाउंट के तहत विड्रॉल केवल रिटायरमेंट के बाद ही किया जा सकता है, जबकि टियर 2 अकाउंट में पहले ही विड्रॉल की परमिशन होती है। एनपीएस में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80 सीसीडी के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है और एनपीएस के 60% अमाउंट को निकालना टैक्स फ्री होता है। अब बात ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर की। देखिए, एनपीएस ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की जगह ली थी। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी के लास्ट सैलरी पर बेस्ड होती थी, इसीलिए इसे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम यानी डीबीपीएस कहा जाता है। हालांकि एनपीएस को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम यानी डीसीपीएस कहा जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त पेंशन बनाने के लिए योगदान करते हैं, जिसमें एक प्रॉफिट में होता है और दूसरा सपोर्ट में। ओपीएस के तहत कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। वहीं एनपीएस के तहत इंसान अपने फंड का 60% रिटायरमेंट के वक्त निकाल सकते थे, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था, और बचा हुआ 40% एक ईयरली प्रोडक्ट में बदल दिया जाता था, जिसे वर्तमान में व्यक्ति को उनकी लास्ट सैलरी का 35% पेंशन के रूप में दिया जाता है। एनपीएस केंद्रीय सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाली सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जिसमें केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडी भी शामिल है, जिसे 1 जनवरी 2004 के बाद से जोड़ा गया था। कई राज्य सरकारों ने भी एनपीएस को अपनाया है और कुछ एक ने पुरानी पेंशन योजना को बेहतर बताया है। चलिए, हमने 2 पेंशन के बीच के अंतर को जाना। अब थोड़ा सा जिस्ट हम आपको भारत में पेंशन के आगमन का भी दे देते हैं। असल में भारत में पेंशन की शुरुआत 1881 में हुई थी। ये दौर भारत में ब्रिटिश राज का था। तो अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि उस वक्त कितनी पेंशन दी जाती थी। तो भाई, बीते पेंशन के इतिहास में तब तक पेंशन शुरू नहीं होती थी जब तक लोग अपनी आखिरी सांस तक काम नहीं करते थे। लेकिन फिर आया रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टैब्लिशमेंट। असल में यूके में पेंशन सिस्टम 1600 के दशक के अंत तक नजर आने लगा था। पर अगर बात यूके के सिविल सर्वेंट वेबसाइट के मुताबिक की जाए तो पहली पेंशन 1684 में दी गई थी। उस वक्त पोर्ट ऑफ लंदन का एक ऑफिसर इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उससे ज्यादा नौकरी नहीं करवाई जा सकती थी, जिसके एवज में उसके उत्तराधिकारी को 80 यूरो की सैलरी पर अपॉइंट किया गया था। उस पे भी इन्होंने शर्त रखी कि इसमें 40 यूरो का भुगतान उसे उस बीमार अधिकारी को देना होगा। बताया जाता है कि इस तरह पहली 50% पेंशन शुरू हुई थी। इसके बाद ये सिस्टम दूसरे शहरों में पनपा और 1760 के साथ साथ 70 के दशक में ये काफी तेजी से ग्रो हुआ। समय के साथ साथ रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने पेंशन पाने के लिए उम्र और सर्विस ईयर जैसे नॉर्म्स को लागू कर दिया। 1881 में पहली बार रॉयल कमीशन ने पेंशन देने की बात कही थी। उसके बाद भारत सरकार ने 1919 और 1935 के अधिनियमों में और प्रावधान किए गए। ब्रिटिश राज में कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलती थी, इसका अंदाजा 1924 की रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि उस वक्त रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि परिषद के सदस्यों की पेंशन 50 यूरो हर साल की दर से और प्रांतों के राज्यपालों की पेंशन 100 यूरो हर साल बढ़नी चाहिए। इस तरह उनकी कुल पेंशन 1250 यूरो और 1500 यूरो हो जाएगी। चलिए, हमने बात की पेंशन के टाइप्स की, पहली पेंशन की, पेंशन के बीच अंतर की और कौन सी पेंशन क्या है उस पर भी हमने खुलकर बात की। लेकिन अब बात करेंगे दुनिया में मौजूद उस देश की जहां पेंशन सिस्टम सबसे बेहतर माना गया है। कौन जारी करता है ये रैंकिंग, भारत किस पायदान पर है, ये भी समझेंगे आसान भाषा में। असल में ये देश है नीदरलैंड, जिसे अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया में पहली रैंकिंग मिली है। कैसा है नीदरलैंड का पेंशन सिस्टम, इस पर भी बात करते हैं। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मुताबिक नीदरलैंड में पेंशन व्यवस्था सबसे बढ़िया है। 18 से 67 साल तक की उम्र के सभी लोगों को जो नीदरलैंड में रहते हैं या काम करते हैं, वो सभी पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इसके लिए सरकारी पेंशन सिस्टम AWO का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत नीदरलैंड में सभी लोग इंश्योर्ड होते हैं। यह इंश्योरेंस नीदरलैंड में रहने वाले सभी लोगों को ऑटोमेटिक मिलता है, पर अगर ये विदेश चले जाते हैं तो इनका प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ एक पेंशन है जिसे स्टेट पेंशन का नाम दिया गया है, जो कि रिटायरमेंट की उम्र शुरू होने से ही शुरू हो जाती है। दरअसल नीदरलैंड में 1 जुलाई 2023 से फ्यूचर ऑफ पेंशन एक्ट लागू किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पेंशन सिस्टम में कई तरह के बदलाव होने हैं। 2019 में सरकार एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के बीच इसको लेकर सहमति बना चुकी है, लेकिन नए कानून के मुताबिक ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बेस पर लागू होगी, ना कि डिफाइंड बेनिफिट के बेस पर, और इस व्यवस्था को 2028 तक लागू किया जा सकता है।
अब शॉर्ट में ये भी जानेंगे कि कहां का पेंशन सिस्टम अच्छा है, ये कौन तय करता है। असल में ये काम होता है अमेरिकी संस्था मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, जो कि दुनिया भर में 47 देशों की रिटायरमेंट इनकम सिस्टम का एनालिसिस करती है। पहली बार साल 2023 में इस एनालिसिस में बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान को भी शामिल किया गया था और 2023 में भारत 45वें नंबर पर रहा था। हालांकि इस साल इस लिस्ट में नीदरलैंड पहले नंबर पर है और इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क दूसरे नंबर पर रैंक करते हैं। तो ये थी पेंशन को लेकर वो जानकारियां जो हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।